आगे बढ़ते हुए बात करते हैं पहले नतीजों की, क्योंकि आज नतीजों के चलते काफी सारे स्टॉक्स में एक्शन दिखाई दे रहा है और उसमें एक शेयर है पीएनबी का। काफी मजबूत नंबर्स देखने को मिले हैं, आउटलुक भी काफी अच्छा है, बैंक के एनपीए में सुधार देखने को मिला है। तो नतीजों पर और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बैंक के एमडी और सीईओ अतुल कुमार गोयल। अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। काफी अच्छे आंकड़े देखने को मिले इस तिमाही। हमने देखा कि एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिला, स्लिपेजेस में भी आपकी कमी आई है। क्या वजह थी सर इस सुधार की? ये मूवमेंट बिल्कुल सस्टेन करेगा। लास्ट पिछले साल 22-23 में हमारा टारगेट था 32,000 करोड़ का, जिसमें हमने 29,000 करोड़ की रिकवरी करी। इस साल हमारा जो टारगेट था वो टोटल 22,000 करोड़ का रिकवरी का था, जिसमें 17,000 करोड़ रुपए हमने रिकवर किया है। पहले क्वार्टर में भी आप देखें तो 5,500 था, दूसरे में भी लगभग 5,500 के आसपास था। ये थर्ड क्वार्टर में 6,000 से ज्यादा था। तो 22,000 का हम पूरा जो है अचीव करेंगे। और सेक्टर की जो बात है, हर एक सेक्टर में आ रही है, ये चाहे छोटे अकाउंट हो, चाहे बड़े अकाउंट हो, चाहे एनसीएलटी के हैं। एनसीएलटी में भी देखिए तो पहले दो क्वार्टर में लगभग 500 से 600 करोड़ रुपए के करीब रिकवरी थी। थर्ड क्वार्टर में ये रिकवरी बढ़ के 1,800 हो गई है, और चौथे क्वार्टर में भी हम समझते हैं लगभग 1,200 करोड़ के आसपास ये होगी। और ये नंबर सस्टेन रहेगा, मतलब ये हमेशा रिकवरी पे बहुत फोकस है हमारा। अतुल जी, डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर कुछ सवाल पूछना है, जहां पे हमने देखा कि डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी, अगर हम देखें तो लैग दिखाई दे रही है, थोड़ी सी कमजोरी है वहां पर। और जिस तरह से हम ऐसे माहौल में हैं जहां पर बैंक्स वैसे भी डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर काफ़ी परेशानियां झेल रहे हैं, आने वाले वक्त में इस पर्टिकुलर इशू को आप कैसे सुलझाता हुआ देख रहे हैं? कैसे डिपॉजिट ग्रोथ को आप बढ़ाने को लेकर रणनीति बनाएंगे? पंजाब नेशनल बैंक के लिए मैं समझता हूँ कि डिपॉजिट ग्रोथ में कोई चैलेंज नहीं है। हालांकि डिफरेंस है थोड़ा सा, क्योंकि हमारी ग्रोथ जो क्रेडिट में 12.90 है, 9.35 जो है हमारी डिपॉजिट में है। तो डेलिबरेटली हम जो है डायरेक्ट डिपॉजिट नहीं ले रहे हैं। बल्क डिपॉजिट का लेने का कोई फायदा नहीं है, उसमें कॉस्ट हमारी इन्वॉल्व होती है। और हमारे पास लगभग 80,000 करोड़ का लगभग जो है एक्से SLR भी है। कहीं अगर जरूरत पड़ी तो हमको उसको यूज कर सकते हैं। बट क्योंकि हमारी 10,000 ब्रांचें हैं, हमारी कासा की परसेंटेज अच्छी है, 42 से 43 के बीच में परसेंट में रहती है। लास्ट 22-23 में हमने लगभग जो है 82 लाख अकाउंट खोले थे। और इस करंट फाइनेंशियल में पहले 9 मंथ में लगभग 76 लाख अकाउंट हमने सेविंग बैंक के खोले हैं। और जो है करंट अकाउंट के भी लास्ट ईयर 22-23 में लगभग 2 लाख अकाउंट खुले थे। और जो है इस बार हमने जो लगभग ये आंकड़ा लगभग 1,96,000 का है लगभग, ये हमने पहले 9 मंथ में। तो इन अकाउंटों में भी पैसा आएगा सब में। और जो दूसरा हमने जो प्रोसेस है उसकी अकाउंट खोलने की, वो भी थोड़ी सी स्ट्रीमलाइन करी है। तो जल्दी अकाउंट खोलते हैं, पहले थोड़ा सा टाइम गैप था। तो आज सब ब्रांचों को हमने टैब दिए हैं, तो उससे भी हमारी जो है नंबर ऑफ दी अकाउंट ओपनिंग बढ़ रही है। तो कोई चैलेंज मैं समझता नहीं कि कासा के लिए और डिपॉजिट के लिए कोई चैलेंज होगा। ठीक है अतुल जी, नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। अगर हम कैपेक्स साइकिल की बात करें तो इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं ये मान के चल रहे हैं कि जो ही इलेक्शंस खत्म होंगे उसमें हम एक तेज़ उछाल देखेंगे। और ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके, अगर हम टोटल एडवांसेस की बात करें तो उसमें जो कॉर्पोरेट बुक है उसका हिस्सा 45% के आसपास का है। क्या आपको भी लग रहा है कि यहाँ से इसे और एक थ्रस्ट, एक पुश मिल सकता है इलेक्शंस के बाद, और आप उस मौके को, उन अवसरों को भुनाने के लिए तैयार हैं आप? देखिए, एक तो हमारा लार्जेस्ट बैंक है, और हमारा जैसे आपने कहा 45% लगभग कॉर्पोरेट में है। और ये प्राइवेट कैपेक्स में लगता है संभावना है आप आफ्टर इलेक्शन आल्सो। तो आई फुली एग्री विद यू। और जहाँ तक कैपिटल का सवाल है कि कैपिटलाइज कैसे हैं हम, तो कैपिटल में हमारी वी आर वेल कैपिटलाइज आल्सो। हमारा जो कैपिटल रेशियो मिनिमम रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा है। और 22-23 में लगभग हमने जो 12,000 करोड़ की अप्रूवल ली थी बोर्ड से, जिसमें 7,000 करोड़ जो टायर 1 के लिए था और 5,000 टायर 2 के लिए था। तो टायर 2 में लगभग हमने 5,000 में से 3,090 हमने रेस कर लिए, क्योंकि ये रेशो हमारा 2% से काफ़ी ऊपर है। तो हमको टायर 2 में और रेस करने की जरूरत नहीं है। और 7,000 में जो हमारा टायर 1 था उसमें 4,153 करोड़ रुपए हमने जो है ये अपना रेस किया है इस करंट ईयर में। और चौथे क्वार्टर में भी हम प्लान करते हैं कि थोड़ा कुछ 81 हम रेस करेंगे, अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे चॉइस के हिसाब से होगा। और इसके अलावा हमने बोर्ड में जो है 7,500 करोड़ रुपए की कैपिटल का नेक्स्ट ईयर के लिए QIP और FPO का भी जो है सेंक्शन लिए। तो वो भी हम जरूरत पड़ने पे पड़ेंगे। तो कैपिटल का कोई इशू मैं समझता नहीं, क्योंकि एक बात और भी है कि 9 महीने का जो प्रॉफिट है वो भी कैपिटल एडिक्वेसी में जुड़ा नहीं है। तो जो चौथे क्वार्टर का भी जो प्रॉफिट होगा, तो इससे भी हमारी जो कैपिटल एडिक्वेसी मार्च 24 में बेहतर हो जाएगी। और
बिल्कुल सब आरओए जो कि एक काफ़ी अहम पैरामीटर होता है बैंकों के फाइनेंशियल्स को समझने के लिए, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ गाइडेंस दीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी इस बार हमने सुधार देखा 0.60% पर अब आपका एमपी आरओए आ चुका है। क्या हम उम्मीद करें कि आने वाले समय में जिस तरह से आपकी कमेंट्री निकल कर आ रही है, बहुत ही जल्द आप 1% के आंकड़े को भी पार करेंगे आरओए में? आरओ की गाइडेंस हमने दी थी कि 23-24 में ये डबल होगा पिछले साल से। लगभग 2,500 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले साल, और हमने गाइडेंस दी कि 6,000 होगा। तो ये 6,000 को हम फिर रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो 5,000 करोड़ का प्रॉफिट ऑलरेडी 9 मंथ में हो गया है, और लगभग 2,200 करोड़ से ऊपर था दिसंबर में। तो ये लगभग नंबर 7,000 से 7,500 के बीच में रहेगा, तो और उसमें डबल से भी ज़्यादा इजाफा होगा। जहाँ तक आपका 1% का सवाल है, 1% में समझता हूँ जो हमने गाइडेंस दी है 24-25 के एग्जिट पे हम डेफिनेटली 1% का आरओए का आंकड़ा भी अचीव करेंगे। अतुल जी, एसेट क्वालिटी अगर हम देखें मोटा मोटा तो ये काफ़ी ठीक ठाक दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर अगर हम रिस्क फैक्टर्स देखें तो वो एमएसएमई और एग्री बुक की तरफ से आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे ग्रॉस एनपीए में इसका प्रोपोजिशन थोड़ा सा ज़्यादा है। बुक में लगभग 30% के आसपास जो है इसका उल्लेख किया गया है। क्या ये कंसर्निंग है? इसको आगे आप कैसे सुधारेंगे? क्या रणनीति होगी? नहीं, मैं नहीं समझता इसमें कोई चैलेंज है। ये जो हमारा आंकड़ा एनपीए का एग्रीकल्चर एमएसएमई में है, ये लेगेसी इशू है। मैं आपको केवल एक आंकड़ा देना चाहता हूँ। जुलाई 20 से दिसंबर 23 तक ये लगभग जो 3.5 साल का आंकड़ा है, इसमें लगभग हमने 7.11 लाख करोड़ जो है सैंक्शन किया है, जिसमें जो है 6.48 करोड़ जो है डिसबर्समेंट हुआ है, और लगभग 5.08 लाख करोड़ जो है इसमें आउटस्टैंडिंग है। तो इसमें जो ग्रॉस एनपीए है वो 0.24% है, और इसमें देखिए 0.30 केवल जो है एग्रीकल्चर का है, 0.19 आपका रिटेल का है, 1.49 केवल जो है एमएसएमई का है। तो ये नई अंडर राइटिंग में हमने बहुत सारे जो है नई चेंजेस किए हैं और कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ाई है। तो मैं नहीं समझता कि एग्रीकल्चर और एमएसएमई में भी कोई एनपीए बढ़ने की संभावना है इन टाइम्स टू कम। शुक्रिया अतुल कुमार जी, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से नतीजों के तमाम पैमानों पर हमसे बात की और दर्शकों का मार्गदर्शन भी किया। लेकिन जल्दी से पीएनबी पर हमारे जो आज के मार्केट एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी एक टेक ले लेते हैं। और सौरभ, आपके पास आऊँगी। मैनेजमेंट की कमेंट्री आपने सुनी जो हमारे साथ चर्चा में हुई है, नतीजे हम देख रहे हैं कि बेहतर आए हैं तमाम फ्रंट्स पर। बताइए किस तरह की कोई रणनीति बनाई जा सकती है या कुछ और खरीदारी की जा सकती है? नमस्कार। देखिए, जिस तरह से मैनेजमेंट ने कॉन्फिडेंस दिखाया है और जिस तरह से नंबर में इम्प्रूवमेंट हुई है, तो स्टॉक ने भी काफ़ी अच्छा किया है। देखने वाली बात ये है कि अब स्टॉक तकरीबन 1.25 टाइम्स टू बुक वैल्यू या उससे भी थोड़ा-सा ज़्यादा ही चल रहा है। आरओए, आरओई अभी कम है। इसके हिसाब से अगर हम दूसरे बैंक देखें जैसे कि यूनियन कैनरा बैंक, वहाँ पर आपको रिटर्न रेशियोज़ बेहतर है और वैल्यूएशन कहीं न कहीं पीएनबी से थोड़ी बराबर है या थोड़ी कम है, और वो थोड़े बेहतर बैंक है। अगर आप कोई नया पोज़ीशन लेना चाहते हैं, पीएसयू बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ वो बैंक ज़्यादा बेहतर है पीएनबी से, और अगर आप पीएनबी में इन्वेस्टेड हैं, तो मैं समझता हूँ आपको और इन्वेस्टेड रहना चाहिए। ऑलराइट, चलिए बने रहें और भी निवेश करने के काफ़ी मौके हैं। और यहाँ फ़िलहाल चार्ट्स के लिहाज पे देखें या फंडामेंटल्स देखें, तमाम फ्रंट्स पर पीएनबी आपको मुनाफा दे सकता है। हालांकि रणनीति आपको थोड़ी सोच समझ कर बनानी चाहिए अवधि के लिहाज से।